नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम कक्षा 11वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको हम गति के समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, परीक्षा में गति के समीकरण पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको गति के समीकरण से परिचित करवाएंगे और प्रत्येक समीकरण की हम स्थापना करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप स्किप ना करें और अंत तक इसको अवश्य देखें ताकि आप गति के समीकरण से भलीभांति परिचित हो सके। तो देखिए, गति के समीकरण होते क्या हैं दोस्तों। गति के समीकरण, तो गति के समीकरण आपने छोटी कक्षाओं में कक्षा 9th के विज्ञान में भी पढ़ा है ना, उससे भी आप जानते होंगे। तो गति के समीकरण क्या होते हैं? कोई भी जो वस्तु होती है, गतिमान वस्तु होती है, जो एक समान त्वरण से क्या होती है, त्वरित होती है या गतिशील होती है, उसके लिए गति के समीकरण दिए गए हैं। तो गति के समीकरण हमेशा किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग u, वस्तु के विस्थापन s, समय t, वस्तु के अंतिम वेग v और उसके त्वरण a में संबंध बताने वाले समीकरण होते हैं जिन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं। तो क्या होगा? ये वे समीकरण होते हैं जो एक समान त्वरित गति करती हुई वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, विस्थापन s और त्वरण a में संबंध प्रदर्शित करते हैं। तो गति के समीकरण क्या होते हैं बेटा? गति के समीकरण वे समीकरण होते हैं जो किसी भी एक समान त्वरित गति करती हुई वस्तु के प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, समय t, विस्थापन s और त्वरण a में संबंध प्रदर्शित करते हैं। ये निम्नलिखित होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम समीकरण जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा द्वितीय समीकरण जो होता है अपना वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तृतीय समीकरण जो होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो दोस्तों, आप गति के समीकरण की परिभाषा और समीकरण आप नोट कर सकते हैं। अब हम इसको सिद्ध करना सिखाएंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं या इसके नोट्स बना सकते हैं। अब हम इसको प्रूव करेंगे तीनों समीकरणों को। तो सबसे पहले हम गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at की स्थापना करेंगे। v बराबर u प्लस at की स्थापना करेंगे। अब इस समीकरण को सिद्ध करना है तो इसके लिए क्या तरीका है? तो आपको ये याद रखना है कि गति का प्रथम समीकरण जो है वो त्वरण की परिभाषा से सिद्ध होगा। केवल आपको कितना याद रखना है कि गति का जो प्रथम समीकरण है वो त्वरण की परिभाषा से सिद्ध होता है। और सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हमें लिखना पड़ती है डेरिवेशन की। वो क्या है कि जो भी इस समीकरण में आए हैं उनकी व्याख्या करना है। जैसे इसमें आया है वस्तु का प्रारंभिक वेग, इसमें आया है वस्तु का अंतिम वेग, इसमें आया है त्वरण और इसमें आया है समय।
तो इन सब का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो हम सबसे पहले त्वरण तो सभी समीकरण में है, इसलिए पहली लाइन तो हम सबको इस प्रकार लिखना ही है कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है। ये लाइन तो आपको लिखना ही है क्योंकि तीनों गति के समीकरण में त्वरण आएगा, है ना। तो पहली लाइन तो आपको लिखना ही है, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग, देखो यहाँ पर, जिसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। जिसका प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो दोस्तों देखो, जो गति के प्रथम समीकरण में जो भी भौतिक राशि है ये सबका हमने वर्णन कर दिया। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, ये लाइन तो लिखना ही है क्योंकि गति के तीनों समीकरण में त्वरण आता है। जिसका प्रारंभ वेग u तथा t समय पश्चात उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो हमने a का भी वर्णन कर दिया, u का भी वर्णन कर दिया, t का वर्णन भी कर दिया और v का वर्णन कर दिया। फिर हमने आपको बताया है कि गति का जो प्रथम समीकरण है वो कौन सी परिभाषा से परिभाषित होगा या सिद्ध होगा, त्वरण की परिभाषा से। तो अब हम यहाँ त्वरण की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। त्वरण की परिभाषा आप जानते हो त्वरण के बारे में, क्या होता है त्वरण की परिभाषा से, त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात वेग में परिवर्तन बटे समय। ये उसका फार्मूला होता है वेग का, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब दोस्तों परिवर्तन हमेशा क्या होता है, कैसे निकाला जाता है परिवर्तन, अंतिम वेग में से अगर हम प्रारंभिक वेग घटा दें तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे अगर हमें विस्थापन में परिवर्तन चाहिए तो अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन, स्थिति में परिवर्तन चाहिए तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बोलेंगे। तो जब भी परिवर्तन निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियली चीज को घटा देते हैं, अर्थात अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सूत्र को, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन को लिख सकते हैं हम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। किसको लिखा हमने, वेग में परिवर्तन, क्योंकि वेग में परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है, अंतिम वेग में से क्या घटा दिया जाए, प्रारंभिक वेग घटा दिया जाए तो वेग में क्या निकल जाता है, परिवर्तन बटे समय, बटे क्या जाएगा, समय। अब देखिए त्वरण को आपने किससे प्रदर्शित करा है, ए से, अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करा है, v से, प्रारंभ वेग को किससे करा है, u से, और समय को t से। बटे में एक लगाओ, तिर्यक गुणा कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए, तिर्यक गुणा, इसका इधर करा हमने तो v माइनस यू हो जाएगा और इधर हो जाएगा 80, फिर माइनस यू उधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यही गति का क्या है, प्रथम समीकरण। तो कितना आसान है दोस्तों, गति का प्रथम समीकरण की आपने स्थापना कर दी केवल एक परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा से क्या सूत्र लिखना आपको, त्वरण का वेग में परिवर्तन बटे समय। परिवर्तन को क्या लिख सकते हो आप, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है आपके पास, कितना है अंतिम वेग, वस्तु के अंतिम वेग को क्या बोलते हैं हम, v, तो यहाँ v लिख दिया। प्रारंभ वेग u, समय t, त्वरण a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v माइनस यू बराबर होगा 80। यही गति का प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आपको दूसरा समीकरण बताएंगे, उसकी स्थापना बताएंगे। चलिए अब हम गति का कौन सा समीकरण लिखेंगे, दूसरा समीकरण, उसकी स्थापना देखेंगे वो कैसे सिद्ध होता है। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, अब आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। एज बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर की स्थापना। अब दोस्तों इसमें जो भी भौतिक राशि है उसकी हमें क्या करना है, व्याख्या करना है, उसके बारे में लिखना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। तो हम क्या क्या आई इसमें भौतिक राशियाँ,
इसमें आया है विस्थापन, वस्तु का प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय। तो इसके बारे में हम लिखेंगे। तो पहली लाइन तो मैंने आपको बताई है कि त्वरण सब में आता है, तो ये लाइन तो लिखना ही है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या जाएगा u, तथा s विस्थापन तय करने के पश्चात अब वेग u है, अब t समय पश्चात बोलेंगे, तथा t समय पश्चात उसका विस्थापन s हो जाता है, अर्थात वो s विस्थापित हो जाती है अपनी प्रारंभिक स्थिति से। तो माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग u, t समय पश्चात उसका विस्थापन क्या जाता है, s हो जाता है। अब दोस्तों पहला समीकरण जो था वो त्वरण की परिभाषा से हमने निकाला था, और दूसरे समीकरण के लिए आपको क्या करना है, एक सूत्र निकालना है। विस्थापन का सूत्र, विस्थापन या दूरी का सूत्र आप जानते हो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चाल गुणित क्या होता है, समय। अब इसमें आपको क्या करना है, विस्थापन है हमारे पास दूरी के स्थान पे, तो हम यहाँ लिखेंगे कुल विस्थापन बराबर, अब वेग इंटू समय अंतराल आएगा। कुल विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग, तो वेग की जगह आएगा कौन सा वेग, औसत वेग गुणित समय अंतराल। तो क्या याद रखना है आपको, एक सूत्र, कौन सा सूत्र याद रखना है, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल। तो इतना सा सूत्र याद रख सकते हैं, है ना। पहला समीकरण त्वरण की परिभाषा, दूसरा समीकरण इस सूत्र से आएगा, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल। अब देखिए दोस्तों, विस्थापन अपने पास कितना है s, समय अंतराल कितना है अपने पास t, क्या निकालना है, औसत वेग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे औसत वेग से। औसत वेग क्या होता है, वस्तु में कितने प्रकार के वेग पाए जाते हैं, प्रारंभिक और अंतिम, दो प्रकार के वेग पाए जाते हैं। तो दोनों को जोड़ के दो का क्या लगा दो, भाग, तो u प्लस v, दोनों को जोड़ के दो का क्या लगा देंगे हम, भाग। तो औसत वेग बराबर हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, जिसको हमें सिद्ध करना है उस द्वितीय समीकरण में v नहीं आया है, अंतिम वेग नहीं आया है, तो इसमें से v का हटा सकते हैं हम। तो अभी हमने सिद्ध करा था गति के प्रथम समीकरण से, v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, u प्लस at। तो यहाँ हम v के स्थान पे क्या रख देंगे, u प्लस at। तो हमारा औसत वेग क्या हो जाएगा, u ऐसा कैसे ही, v के स्थान पे रखा हमने u प्लस at बाई 2। u और u कितने हो जाएंगे, 2u प्लस at बाई 2। फिर 2 का अलग अलग भाग लगा दो, 2u बाई 2 और at बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा औसत वेग। और सरल कर लेंगे इसको, औसत वेग बराबर 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा u प्लस हाफ at। तो औसत वेग कितना आ गया हमारा, u प्लस हाफ at। तो दोस्तों यहाँ रख देंगे औसत वेग के स्थान पे u प्लस हाफ at। अब t का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो t का मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू टी क्या जाएगा, ut प्लस हाफ a, t का t में करेंगे तो टी स्क्वायर। और यही गति का हमारा क्या है, दूसरा समीकरण, यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो द्वितीय समीकरण के लिए आपको क्या याद रखना है, फार्मूला, कुल विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग इंटू समय अंतराल। विस्थापन हमने यहाँ मान लिया, हमारे पास कितना है विस्थापन s, तो s रख दिया। समय अंतराल कितना है t रख दिया। किसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, औसत वेग की। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करा,
औसत वेग से। औसत वेग आप जानते हो, औसत का मतलब जितने वेग हो उनको जोड़ लो और उतने का भाग लगा दो। तो हमारे पास वस्तु के दो वेग होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। फिर हमें क्या नहीं चाहिए, यहाँ इस समीकरण में v नहीं आया है तो v नहीं चाहिए, तो v कैसे हटा सकते हैं हम। गति के प्रथम समीकरण के जानते हैं v की वैल्यू u प्लस ए टी, v के स्थान पर रख दिया हमने u प्लस ए टी। 2 का u और u कितने हो गए, 2u हो गए प्लस ए टी। 2 से 2 क्या लगा दिया, अलग अलग भाग लगा दिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ आया u प्लस 1/2 ए टी। तो औसत वेग के स्थान पर रख दिया हमने u प्लस 1/2 ए टी इंटू टी। टी से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया, और ये हमारा गति का कौन सा आ गया, दूसरा समीकरण। तो दोस्तों पहला समीकरण त्वरण की परिभाषा से, दूसरा समीकरण एक सूत्र कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल से हम प्राप्त कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। तो देखा आपने सिद्ध करना कितना आसान है। अब हमारा अंतिम गति का तृतीय समीकरण, उसको भी हम सिद्ध करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। गति का तृतीय समीकरण, अब देखिए दोस्तों, गति का तृतीय समीकरण भी इसी सूत्र से निकलेगा। देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as की स्थापना। सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, अब आप जान ही चुके हो। सबसे पहली लाइन क्या लिखेंगे हम, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से क्या है, गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग u तथा s विस्थापन के पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है। अब इसमें t की आवश्यकता नहीं है, t का वर्णन नहीं करेंगे हम। अब वही सूत्र अपना, कुल विस्थापन बराबर, क्या सूत्र बताया था आपको, औसत वेग इंटू समय अंतराल। अब देखिए कुल विस्थापन तो ये से हमारे पास, औसत वेग क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग औसत वेग कहलाता है, इंटू समय अंतराल t। अब दोस्तों देखो तीसरा जो समीकरण है इसमें t आया क्या, t नहीं आया है, तो t को हम क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से t का मान बनाएंगे। तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, या v माइनस यू बराबर ए टी, या v माइनस यू बाय ए बराबर t। तो गति के प्रथम समीकरण से t की वैल्यू क्या बना ली हमने, v माइनस यू अपान ए। तो t के स्थान पे क्या रख देंगे, तो s बराबर u प्लस v के स्थान पर हम इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं, प्लस में आगे पीछे लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर t की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ से, v माइनस यू अपान ए। अब देखो दोस्तों, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा करना है आपको, तो हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, v² माइनस u², यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी का गुणनफल होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। नीचे हो जाएगा गुणा 2a, नीचे क्या जाएगा 2a, बटे में 1 लगाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर क्या जाएगा, v² माइनस u² का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा, और ये हो जाएगा 2as। फिर v² बराबर लिख सकते हैं, माइनस का u² उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यही गति का क्या है, तृतीय समीकरण है, यही गति का तृतीय समीकरण है। इस प्रकार तीनों समीकरण की हमने क्या कर दी, स्थापना कर दी। तो पहला समीकरण त्वरण की परिभाषा से, दूसरा समीकरण कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल वाले सूत्र से,
तीसरा भी उसी सूत्र से, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग इंटू समय अंतराल। इसमें हमें क्या नहीं चाहिए, टी नहीं चाहिए, इसलिए हम गति के प्रथम समीकरण से टी की वैल्यू बनाएंगे पक्षांतर करके और इसके स्थान पे रख देंगे। फिर अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। इस प्रकार ये आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी बराबर होगा a माइनस बी, और नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, 2a हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे, माइनस यू स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इन वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और इसी प्रकार हम कक्षा 11वीं के लिए नए नए वीडियो डालते रहेंगे और आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहेंगे। धन्यवाद।